हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश सर में। तो दोस्तों, आज हम भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो इन प्रश्नों में से आने वाले 2026 में जो बोर्ड परीक्षा है उसमें भी ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान √2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्यम मूल मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, हमें क्या दिया है? हमें दिया है धारा का शीर्ष मान। धारा का शीर्ष मान, धारा के शीर्ष मान को दिखाते हैं I0 से। दोस्तों, जो धारा का शीर्ष मान होता है वो I0 से प्रदर्शित किया जाता है और I0 बराबर हमें दिया है √2 एम्पियर। √2 एम्पियर। अब हमें निकालने हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो सबसे पहले हमें यह आना चाहिए कि धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में क्या संबंध होता है। तो यहां से शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहां से करेंगे? चूंकि धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है जिसे हम IRMS से दिखाते हैं, IRMS। तो धारा का जो IRMS मान होता है वो बराबर होता है धारा का शिखर मान बट्टा √2। धारा के शिखर मान में √2 से डिवाइड कर देते हैं। धारा के शिखर मान को √2 से डिवाइड करने पर धारा का IRMS मान मिलता है। तो यहां से हम बना सकते हैं IRMS बराबर I0 की जगह √2 लेना है, तो इसके अपॉन में भी √2 हो जाएगा। तो √2 अपॉन √2, √2 को √2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा धारा का IRMS मान जो कि होगा 8 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो इस प्रश्न का आंसर हम बड़ी आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो अधिकांश क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के होने वाले हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन एक ही नंबर के हैं इस वीडियो में, तो आप इसको ध्यान से देखें और एक नंबर के ढेर सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे, ऐसे उम्मीद की जा रही है। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है? तो ये तो बड़ा लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी ये बराबर होती है वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टा 2। तो ये सूत्र है जो हमने अपनी किताब में भी देखा होगा। तो यहां से f बराबर निकल के सामने आता है r/2। f बराबर r/2। तो ये संबंध होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। तो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये भी सही है। हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो हमारी वक्रता त्रिज्या है r वो बराबर 2f होती है। मतलब जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब एक चीज इसमें समझने वाली बात होती है कि प्रश्न का कहना यह है कि प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। हालांकि ग्राफ बनाना इसका बड़ा सरल है, ग्राफ ज्यादा टफ नहीं है। हमने क्या करना होता है, इस प्रकार से दो एक्सिस दिखाने हैं। ऊपर की तरफ जो एक्सिस है वहां की तरफ हमने दिखाना है धारा को, ये धारा जा रही है, और इस वाले एक्सिस में हमने दिखा देना है इंटेंसिटी को, जिसको हम बोलते हैं तीव्रता को। इसके बीच में हमने क्या दिखा देना है? तीव्रता को। और इनके बीच में एक लंबी सी लाइन खींच देनी है, ऐसे सीधी लाइन, बस। तो ये जो ग्राफ होता है ये ग्राफ प्रदर्शित करता है प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव को। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछा जाता है, बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में क्या संबंध होता है? तो पहले हमें यह आना चाहिए दोस्तों कि फोटोन क्या होता है। फोटोन को जो है आइडेंटिफाई किया था
हमारे एक बड़े ही शानदार साइंटिस्ट थे जिनका नाम प्लांट था। प्लांट ने जब अपनी क्वांटम थ्योरी दी थी, यानी प्लांट ने जब अपना क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो उसने ये बोला था कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आगे बढ़ता है, या ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। और उन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को हम बोलते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स भी उनको बोला जाता है, दूसरी भाषा में उसको क्वांटा भी बोला जाता है। तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो होती है E इक्वल टू एच म्यू। ई बराबर एच म्यू होते हैं। फोटोन की जो ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा दोस्तों E इक्वल टू एच म्यू होता है। E बराबर एच म्यू। म्यू यहाँ प्रकाश की आवृत्ति होती है और एच प्लांक नियतांक होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने थ्योरी दी थी, प्लांक की क्वांटम थ्योरी जो हम पढ़ते हैं क्लास 12 में। अब ये बोलता है कि वो जो फोटोन है, उस फोटोन की जो ऊर्जा होती है उसको ई से प्रदर्शित करते हैं। फोटोन की जो ऊर्जा है उसे प्रदर्शित किया जाता है ई से। तो ई बराबर होते हैं इसके हिसाब से, क्योंकि हमने संवेग को डिफाइन करना है, तो ई बराबर होता है पीसी। फोटोन की ऊर्जा फोटोन की ऊर्जा और संवेग में जो संबंध होता है वो ई इक्वल टू पीसी होता है। अब इसमें कौन क्या है, इसमें जो ई है वो है फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा ई तो बोला जाता है फोटोन की ऊर्जा। पी यहां पे है संवेग। पी प्यारे भाइयों ये संवेग है। और सी जो है मेरे दोस्तों ये है प्रकाश की चाल। सी होता है प्रकाश की चाल। और प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये भी जो है हम सभी को आना चाहिए अगर हम क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही है, क्योंकि 1 नंबर का है, हम इसमें ज्यादा जो है व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। तो ई बराबर पीसी, जहां पी जो है वो संवेग है और सी प्रकाश की चाल है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो एंड गेट का बूलियन व्यंजक लिखिए है। एंड गेट का बूलियन व्यंजक। एंड गेट आप लोगों को पता होगा, जो एंड गेट है तो इस प्रकार का एक गेट होता है। एंड गेट इस टाइप से इसका एक चित्र होता है इस प्रकार से, और ऐसा इसमें दो होते हैं इनपुट। एंड गेट के पास दो इनपुट होते हैं, पहले तो हम दिखाते हैं ए से और दूसरा जो इनपुट होता है उसको बी से दिखाते हैं। और इसमें होता है एक आउटपुट जिसको हम दिखाते हैं वाई से। वाई एक्स से जो भी है वो आप पे डिपेंड करता है कि ये कैसे लिख सकते हैं हम। तो इस प्रकार से एंड गेट का एक चित्र बनता है। ये एंड गेट है जो एंड गेट को प्रदर्शित कर रहा है। और इसका जो बूलियन व्यंजक होता है, एंड गेट का बूलियन व्यंजक, सामान्य भाषा में एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, एंड का मतलब गुणा करना होता है। तो जब हम इसका बूलियन व्यंजक लिखते हैं तो y बराबर होता है a इंटू बी। वाई बराबर a इंटू बी। तो ये इसका बूलियन व्यंजक है एंड गेट का। ऐसी और गेट का भी बूलियन व्यंजक होता है, ऐसी नॉट गेट का भी बूलियन व्यंजक होता है। तो इसको समझने की कोशिश करनी है। इसी का दूसरा अगला प्रश्न है 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी? संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी? अब हम इस प्रश्न को गौर से देखें तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहले है संधारित्र की धारिता। हमारे पास है संधारित्र की धारिता जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, और C बराबर है 12 पिकोफैरेड। C बराबर कितना है दोस्तों? 12 पिकोफैरेड। अब पिकोफैरेड को अगर मैं फैरेड में बदलूं तो ये बनेगा 12 × 10⁻⁻12 फैरेड। तो एक्चुअली जो संधारित्र की धारिता है वो 12 × 10⁻⁻12 पिकोफैरेड है। इसके अलावा बैटरी से जो विभव दिया जाते हैं, बैटरी से जो आने वाला विभव है जिसको हम V से प्रदर्शित करते हैं वो है 50 वोल्ट का। तो विभव जो पोटेंशियल है बैटरी का वो 50 वोल्ट का है।
अब क्या करना है, हमें संचित ऊर्जा निकालनी है। तो हमारे पास सी और वी दो चीजें हैं, तब तब संधारित्र संधारित्र में संचित ऊर्जा, आप संधारित्र में संचित ऊर्जा को अगर हम निकालें तो संधारित्र में संचित ऊर्जा को बोलते हैं यू, और यू का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। यू बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर। यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, ये संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र है। तो इस सूत्र में हम सारी चीजें अगर रखें तो यह हाफ सी की जगह है 12 गुणा 10 की घात ऋण 12, 12 गुणा 10 की घात 12, ये सी है। और जो v है वो 50 है, और v स्क्वायर है तो 50 का स्क्वायर करना पड़ेगा इस तरीके से हमें। तब हम क्या कर सकते हैं, इस 2 से इस 12 को काट सकते हैं। सबसे पहले 2 से 12 को काट दिया 6 बार, तो अब क्या मिला, 6 और 1 को गुणा करेंगे 6 गुणा 10 की घात ऋण 12, 50 का वर्ग होता है 2500 ऐसे। तो अब क्या करने हैं, एक काम करने हैं, 6 और ये जो 25 इसमें दिखाई दे रहा है उसको एक साथ ले लेने हैं। इसके 2 शून्यों का मतलब है 10 की घात 2, 2 शून्यों का मतलब 10 की घात धन 2। तो उस 10 की घात धन 2 को हम 10 की घात ऋण 12 में जोड़ सकते हैं ऐसे। तो हमें क्या मिलेगा, 6 और 25 को वापस गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150 होता है, 25 छक्का 150, 150 ये है दोस्तों। और इधर निकल के आ रहा है 10 की घात ऋण 10। 150 को मैं वापस ऐसा लिखता हूँ 1.50। अगर इसको 1.50 करेंगे तो 10 की घात ऋण 2 सॉरी धन 2 फिर से आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात ऋण 10 ऐसे। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1.50 गुणा 10 की घात ऋण 10 में से 2 घट जाएगा, ये बनेगा ऋण 8, इतना जूल। आप चाहे तो इसको हिंदी में भी जूल लिख सकते हैं, नो चेंज नो टेंशन। तो इसका आंसर आएगा 1.50 गुणा 10 की घात ऋण 8 जूल। अच्छा प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में बन सकता है। तो आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को छोड़ने की बिल्कुल जल्दी ना करें। सरल से प्रश्न होते हैं और इसके लिए हल्के फुल्के सूत्रों की आवश्यकता होती है, बस चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, सूत्र आसानी से याद हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस तो अगला प्रश्न है, वास्तविक ट्रांसफार्मरों में ऊर्जा क्षय के 2 कारण लिखिए। वास्तविक ट्रांसफार्मरों में ऊर्जा किस प्रकार से क्षय होती है, उसके 2 कारण बताने हैं। ऊर्जा क्षय के 2 कारण होते हैं ट्रांसफार्मरों में, तो इसका आंसर लिखा जा सकता है। तो जो पहला कारण होता है इसमें, वो होता है, उसे बोला जाता है ताम्र हानि। ताम्र हानि, तो एक तो ताम्र हानि देखी जाती है ट्रांसफार्मरों में, दूसरा देखा जाता है लौह हानि। दूसरा कारण है लौह हानि। तो और लौह हानि और ताम्र हानि के कारण ट्रांसफार्मरों में ऊर्जा से देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से 2 छोटी छोटी बातें हैं, पर ये छोटी छोटी बातें ट्रांसफार्मर में ऊर्जा से करने के लिए बहुत होती हैं। अब हम आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन करते हैं, जो 8वां प्रश्न रहेगा हमारा। वो प्रश्न है, 60 अंश के कोण वाले प्रिज्म में अल्पतम विचलन की स्थिति में एक किरण 60 अंश के कोण से विचलित होती है, तो प्रिज्म पर किरण का आपतन कोण ज्ञात कीजिए। किरण का आपतन कोण ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास इसके लिए एक संबंध होता है, और वो संबंध होता है विचलन कोण। विचलन कोण ये बराबर होता है 2 गुणा आपतन कोण, 2 गुणा आपतन कोण माइनस प्रिज्म कोण, माइनस प्रिज्म कोण, माइनस प्रिज्म कोण। एक बार फ्रेम चेक कर लेते हैं, माइनस प्रिज्म कोण, ठीक है, आ रहा है। विचलन कोण को दिखाते हैं ऐसे डेल्टा से, और ये बराबर होता है 2 इंटू आई माइनस ए जो होता है वो प्रिज्म कोण है। अब इसमें हमें क्या दिया है, हमें ये दिया है कि 60 अंश कोण वाले प्रिज्म, मतलब जो प्रिज्म है उसका कोण 60 अंश का है। तो आई तो हमने निकालना है, आई ऐसे का ऐसा, प्रिज्म कोण 60 अंश का है तो इधर 60 हो जाएगा। विचलन कोण जो है
अल्पतम विचलन 30 अंश का हो रहा है, तो ये इस डेल्टा की जगह आ जाएगा 30 ऐसे। ठीक है भाइयों, क्या क्या दिया था प्रश्न में हमें दिया है उसने कि विचलन जो है वो 30 अंश का है, प्रिज्म का कोण 60 अंश का है, तो हमें आई यानी आपतन कोण निकालने हैं। तो आसानी से किया जा सकता है, -60 को इस तरफ लाए तो +60 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2i बराबर 30 धन 60 ऐसे। ठीक है, तो यहां से मिलेगा 2i बराबर 90, 2i इक्वल टू 90, और i बराबर निकालें तो ये हो जाएगा 90/2। तो यहां से जो i निकलेगा वो निकलेगा 45 अंश। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 45 अंश, इस प्रकार से।